गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इतिहास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जिसे हम 1857 की क्रांति या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ऐसी कोई एक वजह तो होने से रही कि ये जो है एकदम से बॉम्ब फूट गया था। बॉम्ब फूट गया था इन द सेंस कि आज़ादी से ठीक 90 साल पहले लोगों का गुस्सा, एक इतने सारे जो रीजंस रहे थे उस वजह से जो है इंडियंस ने आवाज़ उठाई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ऑलराइट, इन्होंने टारगेट भी सिस्टमैटिकली करा था। ठीक है, इस रिवोल्ट से 100 साल पहले 1757 से यहाँ पर शुरुआत होती है उनके इस एक्सप्लॉयटेशन की। बट उससे पहले आप लोगों को याद हो तो एंट्री तो इन्होंने यहाँ पर ले ली थी एज अ कंपनी। यहाँ पर इन्होंने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को एलिमिनेट किया। देन इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें समझी और जो है फिर अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश की। इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम समझेंगे कि ये रिवोल्ट आखिर हुआ क्यों था और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने शुरुआत की थी 1757 में यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन से। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि आम जनता के प्लेट में खाना आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको मतलब था सिर्फ यहाँ से वेल्थ एक्युमुलेट करना। यहाँ पर जो है हम आज सिर्फ और सिर्फ कॉजेज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन कीजिए। अभी भी अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है अपने नोट्स मेंटेन करना, अभी पेन पेपर उठाइए और वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन कीजिए। अभी हम बात करें यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट की। पहला यहाँ पे जो सबसे पहला कॉज था, एक ये नया वेपन सिस्टम था। यहाँ पर क्या होता था कि एक ये नई राइफल इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करी। दिस वॉज द न्यू वेपन सिस्टम। हेयर सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड टू बाइट ऑफ कार्ट्रिज रैपर। ये जो कारतूस थी, कार्ट्रिज जो थी, इन्हें मुंह से काटनी पड़ती थी। ठीक है, और फिर जो है इसे खोलना पड़ता था। इसमें र्यूमर क्या फैल गई उस टाइम पे कि जो है इस कार्ट्रिज में जो ग्रीस यूज़ की हुई है उसमें एक तो काउ फैट है और पिग फैट है। नाउ काउ इज सैक्रेड टू हिंदूज एंड पिग इज फॉरबिडन टू मुस्लिम्स। दिस रिलीजियस फ्लैश पॉइंट, इसी की वजह से जो है हिंदूज और मुस्लिम सिपाहीज जो हैं वो यूनिफाई हो गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, पहला चीज़ जो इन्होंने सिपाहीज ने अपने हाथ में ये मोर्चा उठा लिया था। करेक्ट। नाउ इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या थे, बैकग्राउंड में 100 सालों से क्या चल रहा था। यहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमानी है। ठीक है, पहले तो वो सिर्फ कमीशन कमा रहे थे। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, पहले वो सिर्फ कमीशन कमा रहे थे, अब वो जाके यहाँ से वेल्थ कमा रहे थे। मैसिव करप्शन हो रहा था। ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यूज़ जो इन्होंने सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करे हुए थे, जैसे ज़मींदारी हो गई, रियायतवारी हो गई, महलवारी हो गई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें टैक्स से मतलब था, पैसे से मतलब था, और वो टैक्स भी चाहिए कैश में। पीजेंट्स जो इस ट्रैप में फंस गए। अंग्रेज़ों को तो कोई मतलब ही नहीं था कि फसल ख़राब हुई है या नहीं। ठीक है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था। ये लोग क्या करते थे, लोकल मनी लेंडर से जो है बोरो करते थे पैसा। बट ये जो मनी लेंडर्स थे ये भी तो आगे चल के उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये भी तो उनकी लैंड सीज कर रहे थे एट द एंड। देन कम्स इनाम कमीशन। अब हमने जैसे एंशिएंट इंडिया से हम पढ़ते आ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लैंड हमने पढ़ी है। एक थी इनाम, जागीर। अब जैसे कोई राजा था या कोई बादशाह था, वो अगर किसी के काम से खुश हुआ है या फिर उन्होंने कोई लैंड ग्रांट दिया है, इसमें क्या होता था कि लैंड को जो है इनाम के तौर पर जैसे दे दिया जाता था पहले के ज़माने में। वो जो है टैक्स फ्री रहती थी। अब इन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टिगेटिंग टाइप की इन्होंने एक कमीशन बिठाया कि वहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, ये लाया था कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये इसका क्या सिस्टम था कि इनकी ओनरशिप निकालो। ठीक, और वहाँ की डीड दो हमें ओरिजिनल, जहाँ पे ये मेंशन हो कि राजा ने आपको ये लैंड दी है और इस पे जो है ये भी मेंशन है कि ये टैक्स फ्री है। तो इन्होंने क्या किया, सबूत मांगा कि आ जाओ भाई, अपने अपनी टाइटल डीड्स लेके आ जाओ, असली कागज़ दिखाओ। हुआ क्या कि भारत में बहुत सारे लोगों के पास एंसेस्ट्रली ये सब चला आ रहा है। ठीक है, उनके पास कागज़ तो थे ही नहीं। अब सबूत ना होने पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनकी लैंड को सीज कर दिया और जिन ज़मीनों को अंग्रेज़ों ने नहीं छीना उन पर जो है भारी टैक्स लगा दिया। इसका असर क्या हुआ, अकेले बॉम्बे से ही इन्होंने जो है 20,000 रेंट फ्री लैंड जो है सीज कर ली। इसके कारण भारत के कई अमीर ज़मींदार और किसान रातों रात गरीब हो गए थे। ये एक रीज़न था इनके इस 1857 के रिवोल्ट में शामिल होने का। नाउ कम्स द पॉलिटिकल कॉजेस। ये हमने बहुत अच्छे से जो है हमने डिस्कस किया है। दिस कम्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो है एक पॉलिसी थी, ऐसी एग्रेसिव पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई रूलर है उसका नेचुरली मेल एयर कोई नहीं है आगे से, ठीक है, अपना कोई सगा बेटा नहीं है, तो उसका जो स्टेट है अगर वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो स्टेट जो है डायरेक्टली चला जाएगा ब्रिटिश एम्पायर के पास। ठीक है, और वो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जो इसने एनेक्स करे थे इस पॉलिसी के चलते, झांसी, नागपुर, सतारा, संबलपुर, उदयपुर। ठीक है,
देन ही annexed अवध इन 1856 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ का जो राजा था उसका अपना बेटा था, बट इसने चार्जेस लगाए कि वहाँ पर जो है आप ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे हैं, तो अब आपका स्टेट हमें देखना पड़ेगा। इस रिस्पेक्ट टू मुगल्स, अब इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र, इन्होंने इनको पेंशन पे डाल दिया था, ठीक है, ट्रीटी साइन करवाई थी, इनको पेंशन पे डाल दिया था। सो बहादुर शाह जफ़र के टाइम तक आते आते इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप जो है लास्ट एम्परर हैं। उसके बाद आपके जो सक्सेसर्स हैं उनको टाइटल नहीं मिलेगा बादशाह या किंग का या एम्परर का। तो यहाँ पर जो आपके जो टाइटल है ये अब हम, जो आपकी पोस्ट है वॉटेवर, ये अब हम जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद से जो है यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ द टाइटल ऑफ बादशाह और एम्परर। एंड नाउ दे मस्ट वैकेट द रेड फोर्ट, और ये जो आपका रेड फोर्ट है अब आप इसे खाली कर दो। रिफ्यूज़ल टू पेंशंस टू अडॉप्टेड रॉयल एयर्स, जैसे कि नाना साहिब। सो इफ़ यू रिमेंबर, जब एंग्लो मराठा वॉर हुई थी तो उस टाइम पे जो है बाजीराव सेकंड वो पेशवा थे, ठीक है, उनका अपना कोई बेटा नहीं था। सो इन्होंने जो है नाना साहिब को अडॉप्ट किया था। सो हुआ क्या, जब ये हार गए, लाइक मराठा जब हार गए, तो इन्होंने क्या एक ट्रीटी टाइप की रखी थी कि ये जो है लाइक टिल द टाइम ही इज़ अलाइव, वो जो बाजीराव सेकंड है उनको जो है 8 लाख रुपीज़ ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो एनुअली पे करेंगे फॉर हिज मेंटेनेंस, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली जब 1851 में पेशवा बाजीराव सेकंड की जब डेथ हो गई थी, तो इसके बाद नाना साहिब जो है अंग्रेज़ों के पास गए। उन्होंने बोला कि उनके फादर के बाद ये पेंशन जो है इनकी फैमिली में अब आगे इनके थ्रू कंटिन्यू होनी चाहिए। सो जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने जो है साफ मना कर दिया और 2 लाइक रीजंस दे दिए। सो पहला कि आप जो है अडॉप्टेड हो, ठीक है, सगे बेटे तो नहीं हो ना। सो लाइक पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जो रूल था कि जो राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, जैसे घर हो गया, गहने हो गए, वो तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो राजा का टाइटल है, पोस्ट है, वो नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था कि जो ट्रीटी के टाइम पे हमने यही वादा किया था कि टिल द टाइम ही इज़ अलाइव, तब तक हम जो है उनको पेंशन देंगे फॉर हिज मेंटेनेंस, ठीक है, उनके आगे से जनरेशन को पेंशन नहीं मिलेगी। तो दिस वाज अबाउट नाना साहिब। अब हम मिलिट्री कॉजेज देख लेते हैं, ठीक है। अब जो पीजेंट्स हैं वही तो एक्चुअल में सिपाही बन के गए हुए हैं या उनकी फैमिली से गए हुए हैं, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इनके साथ। अब जो इंडियन सिपाहीज थे वहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स भी हैं उनकी आर्मी में, ठीक है। सो इंडियन सिपाहीज जो थे उनके साथ लाइक वर्बल अब्यूज़ की जा रही थी, उनको लोअर राशन दिए जा रहे थे और जो है उनके साथ लाइक इल ट्रीटमेंट की जा रही थी कंपेयर टू ब्रिटिश ट्रूप्स, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रिक्ट प्रमोशन लिमिट्स ऑन इंडियन सिपाहीज। अब हुआ क्या था, इनको करना था करप्शन ख़त्म, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो है हाई रैंकिंग रखे अपने यूरोपियंस को, ठीक है, और स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स को। सो ये जो है इंडियन सिपाहीज के लिए लगा दिया कि आप सूबेदार की पोस्ट से ऊपर नहीं बढ़ सकते, करेक्ट। इंडियन सोल्जर्स को लो सैलरी दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश ट्रूप्स। विड्रॉल ऑफ भट्टा, सिपाहीज को अगर कहीं बाहर भेजा जाता था, जैसे एनेक्स लैंड जो थी पंजाब की और सिंध की, तो वहाँ पर इनको कोई अलाउंस नहीं मिला। एंड कम्स जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का था ये, ठीक है। इसमें ये मैंडेटरी कर दिया ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, एक ऐसी मान्यता टाइप से पुराने टाइम में जो लाइक इंडियन फॉलो कर रहे थे। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली बंगाल आर्मी की साइड से, सो यहाँ पे जो हिंदू ब्राह्मण थे, राजपूत थे, वो सैनिक थे। सो उनके अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर कोई समुद्र पार करके जाता है और जिसे वो काला पानी कहते थे, सो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और समाज उन्हें जाति से बाहर निकाल देगा। अब अंग्रेज़ों के लिए क्या था कि ये जो है इनका जो एम्पायर था वो एक्सपैंड कर रहा था, तो इसलिए उन्हें म्यांमार के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी चाइना के साथ युद्ध लड़ने जाना पड़ रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर वो सिपाहीज लाएंगे कहाँ से, तो ये इंडियंस को ही तो भेज रहे थे जहाज़ों में भर भर के, ठीक है। सो यहाँ पर उस टाइम पे थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने ये जो है एक्ट पास कर दिया। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग था क्या, सो यहाँ पर जो भी नया सैनिक जो अगर आर्मी ज्वाइन कर रहा है, सो उसको ये लाइक कसम खानी होगी, ठीक है, कि वो जो है अगर अंग्रेज़ी सरकार कभी भी उसे भारत में या भारत से बाहर समुद्र पार करने के लिए भेजेगी तो उसे वहाँ जाकर लड़ना पड़ेगा। देन कम सोशल रिलीजियस कॉजेस। नाउ ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड सच लॉज जैसे अबॉलिशन ऑफ सती इन 1829, विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। इन दोनों को ही ऐसे देखा गया जैसे कि डायरेक्ट हिंदू ट्रेडिशंस पे अटैक कर रहे हो ये, ठीक है। लेक्स लॉकी एक्ट 1850। नाउ दिस सिक्योर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर कन्वर्ट्स। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर पहले ऐसे माना जाता था कि अगर कोई भी जैसे कन्वर्ट हो गया है तो उसको जो है होता था ना कि समाज से निकाल देंगे, परिवार से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे,
सो ये ऐसी मान्यता थी, अगर कोई भी जैसे कन्वर्ट हो जाता था तो उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी, यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, कन्वर्ट कराया जा रहा था लोगों को पकड़ पकड़ के। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, यदि आप कन्वर्ट हो भी गए हो या आपको समाज से बाहर निकाल दिया गया, जाति से बाहर निकाल दिया गया, वट एवर, सो किसी भी व्यक्ति का उसकी संपत्ति पर अधिकार खत्म नहीं होगा। यानी कि धर्म बदलने के बाद भी उसको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स में पूरा राइट मिलेगा, फेयर शेयर मिलेगा। ठीक है। सो इसका असर क्या हुआ, अब इंडियंस को तो ये लगा ना कि ये हमारी जो है जो ओरिजिनली जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, उनमें इंटरवीन कर रहे हैं अब तो डायरेक्टली। पहले तो हमारे काम में कर रहे थे, अब हमारे रिलीजन में कर रहे हैं। नाउ कम्स चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे जो है इन मिशनरीज़ को लाइक प्रॉपरली अलाउ कर दिया गया फॉर अग्रेसिव कन्वर्जन। कहाँ पे, पब्लिक स्पेस में, प्रेजेंस में, स्कूल्स में। ठीक है। एंड ब्रिटिश started taxing those lands which were tax free। जैसे कि टेम्पल्स और मॉस्क पहले के टाइम में जैसे ये टैक्स फ्री थे, अब इन्होंने जो है इस पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। देन कम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें करना था यहाँ से करप्शन खत्म। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो हाई रैंकिंग पोस्ट थी जैसे जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट जो थी वो स्पेसिफिकली यूरोपियंस के लिए जो है रिजर्व कर दी थी। ठीक है। वहाँ पे कोई भी जो है इंडियन वहाँ पे उस पोस्ट को नहीं ले सकता था। ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। हमने ये देख लिया कि कोई एक वजह नहीं थी, बहुत सारी ऐसे बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही थी। 100 साल का गुस्सा था। ठीक है। जो आज़ादी से ठीक 90 साल पहले फूटा। भले ही इस म्यूटिनी को सप्रेस कर दिया गया था, क्रश कर दिया गया था, बट इसका आउटकम क्या निकला, पहली चीज़ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका रोल जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया था और डायरेक्ट किसके पास ओनरशिप चली गई थी, क्राउन के पास। ठीक है। और इससे यहाँ पर लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ेगी, यूनिफाई होना ही पड़ेगा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है, सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।